डू यू थिंक कि जो इतनी अर्ली राइज थी, इतनी अर्ली हाइप थी, वो कहीं ना कहीं इनके करियर पे गलत इम्पैक्ट आ गया? उन्मुख को ट्रोल करा गया था ट्रोलिंग एक वर्ड से पहले, जब ये आउट हुए हैं ब्रेटली की बॉल पे। आप सोचिए अगर आज तक लोग उस चीज़ को याद करके कमेंट्स लिख रहे हैं फिल्म के प्रमोशंस में, इनके चैट में, तो ये तो ट्रोलिंग कहाँ से शुरू हो गई थी। ये कहानी सेकंड चांसेस की है, ये कहानी टूटे हुए सपनों को सहेज के कुछ नया बनाने की कहानी है। और मुझे लगता है रादर देन क्रिकेट ने ही मुझे चुना उस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे लगता है बचपन के दिनों में वो जो मेहनत करना, वो सब करना, वो आपको सीख के नहीं आते, वो आपके अंदर जो पैशन आता है वो खुद ही डेवलप होता है। लाइफ में आप सपने देखेंगे, आप गोल्स बनाएंगे, वो सपने टूट जाएंगे, वो गोल्स आपके फुलफिल नहीं होंगे। हार से हारना नहीं चाहिए, हार आए मगर हार से हारो मत। मुझे ऐसा लगता है कि जो असली मज़ा है वो इन्हीं सब डिफ़िकल्ट टाइम से लड़ने में है, और मैं हमेशा इस थॉट के साथ जाता हूँ। इसलिए मुझे कभी बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को लेके दुख नहीं है मेरे अंदर ज़्यादा। हाँ, डिसअपॉइंटेड मैं उस समय ज़रूर हुआ हूँ, बट मैं उन चीज़ों से मतलब दे डोंट अफेक्ट मी नाउ एट ऑल। आई फील कि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का असूल है। एक ऐसा लड़का जिसके पास 19 साल की उम्र में वो सब था जो एक अच्छे खिलाड़ी को चाहिए होता है, स्किल्स, टैलेंट, फेम, सब कुछ था, लेकिन एक झटके में वो खिलाड़ी लाइमलाइट से ही आउट हो गया। तो इसी के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए एक मूवी तो रिलीज हो ही गई है, साथ में हमारे साथ भी वही लोग हैं, उन्मुख चंद एंड द डायरेक्टर ऑफ द मूवी। कैसे हो आप लोग? वेरी गुड, थैंक यू। मूवी कल ही रिलीज हुई, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों से, जैसा अभी मैं बता भी रही थी, इट्स ट्रेंडिंग। तो कैसा फील हो रहा है पहले तो? देखिए, ये हमारी 2.5 साल की मेहनत है। एक जो लोगों का वैलिडेशन मिल रहा है, जो क्रिटिक्स का प्रेज़ मिल रहा है, ये एक टीम, एक फ़िल्म मेकर के लिए इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत ही कम होती हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, हॉल्स में जाके मूवी को देख रहे हैं। और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स की बात करें तो रोज़मर्रा की बात नहीं होती कि डॉक्यूमेंट्रीज़ थिएटर में रिलीज़ हो रही हैं। तो मैंने और पूरी टीम ने कहीं ना कहीं ये एक रिस्क लिया था कि शायद हम ऑडियंस से एक अलग तरह से कनेक्ट कर सके बड़े पर्दे पे, और अब तक तो हमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, उन्मुक्त, आपको एक टैग दिया गया था, द नेक्स्ट बिग थिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम आई? देखिए, टैग तो आप सभी लोगों ने दिया है, सो आई मीन यू वुड बी राइट इन योर ओन वेज। अपनी लाइफ की हर छोटी छोटी डिटेल किसी और के सामने प्रेजेंट करना, इट्स लाइक अगर हम लोग जनरली बैठे होते हैं ना, आई फील देयर इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ जो कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये किसी को ना पता चले, ये बस मेरे तक है। लेकिन अपनी लाइफ को पूरी दुनिया के सामने रखना, ये डिसीजन क्यों लिया और क्या थॉट्स हैं इस टाइम पर माइंड में? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि आप और ये मेरे को काफ़ी सुनने को मिलता है लोगों से भी, राइट, कि आपके साथ कभी कोई फेलियर होता है या चीज़ें आपके साथ नहीं, जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, तो लोग कहीं ना कहीं अपने शेल में चले जाते हैं और फिर उससे वापस आने में उनको हमेशा दिक्कत होती है। भले वो वापस जाते हैं बट मेंटली दे आर ऑलवेज डाउन, आई फील कि। और मुझे ऐसा लगता है कि जो असली मज़ा है वो इन्हीं सब डिफ़िकल्ट टाइम से लड़ने में है, आगे बढ़ने में है। और जब आप उसको कॉन्कर कर लेते हैं देन यू आर अ मच बेटर पर्सन। आपका जो भी आपका प्रोफेशन है वो एक चीज़ है, बट आई थिंक आपको जो अंदर से शक्ति मिलती है इज़ समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। और मुझे लगता है कि अगर ये मेरी कहानी के थ्रू बाकी लोगों तक पहुँचे और उन सभी लोगों को ये स्ट्रेंथ मिले कि नहीं यार, हम लोग भी अपने जो भी फेयर्स हैं इनको कॉन्कर करके आगे बढ़ सकते हैं और मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, राइट। तो जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप फिर ज़िंदगी में आई थिंक काफ़ी आगे बढ़ने लायक रहेंगे, और बहुत ज़रूरी भी है ये चीज़। तो इसलिए मुझे लगा कि इसको सबके सामने बोलनी चाहिए, जिससे कि बाकी लोग भी खुल के जिएँ, डरे ना अपने डरों से, और उनसे आगे बढ़ेंगे तो जीत पाएंगे। इस चीज़ में पता है, मैंने एक लाइन इनकी बहुत ज़्यादा नोटिस करी राघव, मैं आपको बताती हूँ, जो इन्होंने बोला ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। आई गेस दैट इज़ द एटीट्यूड जो हर किसी को अपनी लाइफ में रखना चाहिए। क्विटिंग इज़ नॉट द ऑप्शन। 100% इस फिल्म का जो मेन सेंट्रल मैसेज है वो यही है कि लाइफ में ऐसे हालात आएंगे जो आपकी इच्छा के विपरीत हो। लाइफ में आप सपने देखेंगे, आप गोल्स बनाएंगे, वो सपने टूट जाएंगे, वो गोल्स आपके फुलफिल नहीं होंगे। जब आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं, आप क्या करें? हार नहीं मान सकते, चलना नहीं रुक सकते, तो कैसे आप एक ग्रेस और डिग्निटी के साथ आगे चलते हैं? उन चैलेंजेस को, उन सेटबैक्स को, उन फेलियर्स को कह लें,
अपने साथ लेके एक सीख बना के, उनसे हार के नहीं, हार से हारना नहीं चाहिए, हार आए मगर हार से हारो मत। मतलब मैं यहाँ पर ऐसी ऐसी लाइन सुन रही हूँ जो कि आई गेस मेरे को ही नहीं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को आगे तक याद रहेगी और उनको उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। बट व्हाट वाज दैट पॉइंट? आई एम श्योर कि जब आप लोगों की कॉन्वर्सेशन चल रही होगी, आप लोग रैंडमली बैठे होंगे और उस टाइम पर डिसाइड हुआ कि नहीं यार ये मूवी बनाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री बताते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं बहुत लोगों की तरह बहुत बड़ा क्रिकेट फ़ैन हूँ। जब मैच में बारिश हो रही होती है ना, मैच में बारिश हो रही है, कोई खेल नहीं रहा, वहाँ पर वो तिरपाल बिछी हुई है पिच पे, आप देखेंगे ऊपर लिखा होता है कि 20 लाख लोग मैच देख रहे हैं। मैं उन 20 लाख में से हूँ, मैं वो भी देखता हूँ, ठीक है। तो एक दिन जब 2012 में उन्मुक्त ने अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैम्पियनशिप जीती ऑस्ट्रेलिया को हरा के, सबको लगा नेक्स्ट बिग सुपरस्टार, क्या बढ़िया बेहतरीन प्लेयर मिला इंडिया को। कुछ सालों बाद पता लगा ये रिटायर हो रहे हैं बिना एक भी मैच खेले इंडिया सीनियर के लिए। तो मैंने सोशल मीडिया पे उन्मुक्त को रीच आउट करा कि उन्मुक्त, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मुझे लग रहा है कि आपकी कहानी में कुछ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब आप यूएस जा रहे हो क्रिकेट खेलने। पहली बात तो यूएस जा रहे हो, वो भी क्रिकेट खेलने उस देश में जहाँ क्रिकेट है ही नहीं। या तो कुछ हफ्ते या कुछ महीने बाद ही हम मिले और उन्मुक्त की फैमिली से मिला मैं, उन्मुक्त के साथ पूरा दिन स्पेंड करा। उसके बाद मैंने बताया इनको कि एक ये डॉक्यूमेंट्री का आइडिया है, एंड उन्मुक्त और उनकी फैमिली ने मुझे फुल एक्सेस और फुल ट्रस्ट दिया वो बनाने के लिए। उन्मुक्त फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना, आई गेस किसी भी करियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड यू बीइंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर पापा खुद टीचर हैं, एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से, मैंने ये चीज़ बहुत सुनी है। देखो कि जो प्रिंसिपल और टीचर्स के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बहुत डांटते हैं कि भैया आप खेलना कूदना अलग जगह है, लेकिन बैठो और पढ़ो। तो ऐसी क्या चीज़ थी या फिर आपका टैलेंट ही उन लोगों को इतना पसंद आ गया कि उन्होंने बोला भाई तू जा स्पोर्ट्स में जा और नाम रोशन कर हमारा? देखिए, आपने जो चीज़ बोली कि डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी, सारी चीज़ें, ये सब तो मेरे को डेफिनेटली उन्हीं से सीखने को मिली है। माई मॉम डैड बोथ, दोनों टीचर्स हैं। लेकिन वो इस चीज़ के लिए नहीं कि आप क्रिकेट मत खेलो। जब तक कि मैं स्कूल में था 90% था, और पढ़ाई मेरी उतनी ही इक्वली मेन प्रायोरिटी थी जितनी मेरी क्रिकेट खेलना है। उनको मेरे क्रिकेट को लेके जो एक जुनून था उसके बारे में काफ़ी अंदाज़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बचपन से ही जितनी क्रिकेट खेलता था और जितना उनका पुश करता था, उनको दिख रहा था कि यार ये जितना ये जिस पैशन के साथ खेलना चाहता है, कुछ चीज़ है, हमको उसको निखारना चाहिए रादर देन उसको दबाना चाहिए। एक ही शर्त थी जो कि मैं अपनी पढ़ाई मेंटेन रखूँ, जो कि मेरी मेंटेन रही 10वीं 11वीं तक। उसके बाद डेफिनेटली मैं इतनी क्रिकेट खेल चुका था कि सबको पता था कि अब मेरे घर में भी पता था कि अब क्रिकेट ही इसका फ्यूचर है, क्योंकि रणजी ट्रॉफी खेल रहा था 10वीं क्लास में और 11वीं क्लास में, फिर 12वीं में IPL भी खेल गया था। बट जो डिसिप्लिन की बात करें, पंक्चुअलिटी की बात करें, सिंसेरिटी की बात करें, ये सारे जो स्किल्स आई हैं या सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सब उन्हीं से आई हैं। और फिर वो मुझे क्रिकेट में भी हेल्प करती हैं, मुझे मेरी डेली लाइफ में भी हेल्प करती हैं वो चीज़ें, पढ़ाई में भी हेल्प करती थी उस समय। तो इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ मी नाउ। मतलब हमें मिथ छोड़ देना चाहिए, टैबूज ब्रेक कर देने चाहिए कि जो बंदा स्पोर्ट्स में है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि यू आर सेइंग कि 90% आते थे। हाँ, स्कूल में आते थे यार 9-10 तक। तो जब तक मैं रेगुलरली, आई मीन आई वाज एज फोकस इज दिस, तो मेरे को हमेशा 90% आते थे। और इट वाज कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे पास, क्योंकि मैं क्रिकेट पूरे साल खेलता था, तो ऑटोमेटिकली जब मैं शाम को प्रैक्टिस करके वापस आ रहा हूँ, स्कूल के बाद जब प्रैक्टिस करने गया फिर वापस आ रहा हूँ, तो 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है रोज़, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो जब पूरे साल का आपका रूटीन बना रहता है, रादर दिन कि आप सिर्फ एग्जाम के टाइम पे पढ़ रहे हो, तो आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं। तो वो मेरा जो तरीका था वो मेरे क्रिकेट में भी ऐसे ही आता है कि मैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ टूर्नामेंट आता है उससे पहले प्रैक्टिस करता हूँ, बट मैं पूरे साल अपनी प्रैक्टिस रखता हूँ कि यार कभी भी टूर्नामेंट आ सकता है। तो आपकी जो रेडीनेस होती है, आप थोड़े से ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहते हो बाकियों से, और वो जो प्रिपेयर्डनेस है वो मेरे को शुरू से ही सीखने को मिली, और वो अभी भी मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है राघव, इनकी जो लाइफ है ना वो इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में रही है कि आई एम श्योर जिस टाइम पर आप ये डॉक्यूमेंट्री सोची थी, शायद जिस टाइम पर आपने, तो आपने खुद ने भी बहुत रिसर्च करी होगी टू यू नो गेट द फैक्ट्स एंड फिगर्स राइट, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस होती है जिसमें कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का या फिल्म मेकिंग का पार्ट होता है कि आप बहुत डीप क्रेडिबल रिसर्च करें। लोग ओपिनियन बहुत रखते हैं, और आप भी फिल्म में ओपिनियन रख सकते हैं, मगर ओपिनियन को फैक्ट की तरह नहीं रख सकते। तो उन्मुक्त के केस में लोगों को जो पता था कि इन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया, IPL में ब्रेटली की वो बॉल थी और फिर ये रिटायर हुए,
बीच के जो मिसिंग लिंक्स थे वो कड़ी जोड़ने में हमें काफ़ी टाइम लग गया रिसर्च टीम को। उसमें सारे इनके हमने इंटरव्यूज़ देखे जितने भी अवेलेबल हैं, ना सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन भी। जैसे हिंदुस्तान के सारे न्यूज़ चैनल्स को हमने लिख के बोला कि आप लोगों के पास एक सर्वर होता है, वहाँ या कीवर्ड टाइप archives। करो तो सब आ जाता है आर्काइव से। तो उन्मुख चंद के सारे इंटरव्यूज़ हमने अपने ऑफिस में मंगवाए, उनको घंटों भर के इंटरव्यूज़ को बैठ के देखा, फिर देखा कि ये हमारे काम का है, तो वो हमने लाइसेंस करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिल्मिंग स्टार्ट करी एक पॉइंट पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री कैसे होता है ना कि आप ऐसा नहीं होता पूरी स्क्रिप्ट लिख के फिल्म बना रहे हैं, आप एक स्ट्रक्चर बुलेट पॉइंट्स में लिख लेंगे, फिल्म बनानी शुरू करेंगे और कहानी और आप साथ साथ चलते रहेंगे। जी। कहानी भी बदलेगी, आप भी बदलेंगे। तो मगर एक चीज़ जो शुरू से पता थी ना कि ये कहानी सेकंड चांसेस की है, ये कहानी टूटे हुए सपनों को सहेज के कुछ नया बनाने की कहानी है, और वो ही हमने बोलने की कोशिश करी। इसमें कई जो चीज़ें थी कि सच बोलेंगे सिर्फ, और बहुत रियल इंटीमेट क्लोज पोर्ट्रेट दिखाना है। तो बाहरी सुंदरता पे ध्यान दिया गया था, मगर उसके चक्कर में सच्चाई या एक जो इंटीमेसी होती है कैमरा और सब्जेक्ट के बीच की, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसका थोड़ा ध्यान रखा गया है। अब ये ऑडियंस का अलग नज़रिया है, उनको लग सकता है कि ये नहीं है, उसमें फिर वो मेरे हाथ से बाहर है। एज अ फिल्म मेकर एक पॉइंट आता है कि आपके टोटल मेहनत, गुड इंटेंट के बावजूद आपके हाथ से चीज़ छूटती है और फिर वो सिर्फ ऑडियंस के हाथ में रहती है। उन्मुक्त, एक डिसीजन लिया आपने अपनी लाइफ में कि मैं इंडिया छोड़ता हूँ, मैं यूएस जाता हूँ। जैसा इन्होंने भी बोला कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पर क्रिकेट का हम माने पूरी अक्षर भी नहीं है, जैसे हम यहाँ बोलते हैं क्रिकेट का सी भी नहीं है। तो उस टाइम पर नहीं लगा कि यार यहाँ पर फेलियर हुआ, यहाँ रिजेक्शन मिली, वहाँ पर जाके भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थे कि हो सकता है वहाँ पर करियर बन पाए, नहीं बन पाए? देखिए, बहुत ही जब ये डिसीजन लिया तो इट वॉजंट ईजी, और मुझे खुद भी नहीं पता था कि वहाँ कितनी क्रिकेट होती है। मुझे वहाँ से ऑफ़र ज़रूर आया था। जब मुझे लगा कि यार यहाँ से मुझे बाकी पैस्चर्स देखने चाहिए, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं यूएस जाता हूँ और देखता हूँ कि कैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर है, क्या है, और अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे बात नहीं बन रही तो देन आई विल कम बैक, अदरवाइज आई विल स्टे देयर। ये मेरा इनिशियल प्लान था, जो कि मैंने जो हमारे मेजर लीग है उनको भी मैंने ऐसे ही इन्फॉर्म किया था। जब मैं वहाँ गया, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि वहाँ पे भी क्रिकेट का काफ़ी क्रेज़ है, और मेजर लीग क्रिकेट शुरू होने वाली थी। यूएस को ऑलरेडी 2024 वर्ल्ड कप के लिए हरी झंडी मिल चुकी थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये डिसीजन इवेंचुअली लिया कि मैं यहीं रहूँगा और आगे यहीं से खेलने की कोशिश करूँगा, और बेस मेरा जो होगा वो यूएस रहेगा, एंड देन आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक। ठीक है, लाइफ में कभी लुक बैक करना भी नहीं चाहिए। नहीं I चाहिए, really एब्सोल्युटली यस। एक आपने किताब भी लिखी है जिसमें आपने अपनी इंडिया की जर्नी बताई है, क्या एक और इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें आप अपनी यूएसए वाली जर्नी बताएंगे? देखिए, जो किताब लिखी थी वो मैंने 19 साल में लिखी थी। किताब जो सेंटर कर रही है मोस्टली हमारी वर्ल्ड कप जर्नी के ऊपर कर रही है। जो वर्ल्ड कप हम जीत के आए, उससे पहले के मेरे जो रणजी ट्रॉफी के एक्सपीरियंसेस थे, आईपीएल के एक्सपीरियंसेस थे, सेम प्रॉब्लम्स जो किसी भी पेरेंट्स को होती है इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग स्टडीज़, क्रिकेट, तो वो जो सारे मेरे एक्सपीरियंसेस थे मैंने उसको उस किताब में रखे। आई थिंक उसके बाद से अब तक काफ़ी समय निकल गया है और बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, चेंज हुई हैं। अब यूएस में भी आ गया हूँ। जहाँ तक कि लिखने की बात है, लिखने की आदत मेरी अभी भी है, और मैं जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं अभी भी डायरी लिखता हूँ, चीज़ों के बारे में लिखता हूँ। आने वाले समय में ऐसे सोचा नहीं कि कभी किताब आएगी, और लेकिन आ भी सकती है, तो वॉच आउट फॉर दिस स्पेस बेसिकली आई वुड से। ठीक है राघव, एक चीज़ बताइए, जब भी हम ऐसी एक सेंट्रिक फिल्म बनाते हैं, मान लीजिए कि वो क्रिकेट के ऊपर हुई, हॉकी के ऊपर हुई, चक द इंडिया हमने देखी, तो मूवीज़ में ना ये चीज़ होती है कि यार मेरे को ये सिर्फ क्रिकेट फैंस के लिए नहीं बनानी, ये मेरे को सिनेमा लवर्स के लिए बनानी है। सो उस गैप को कैसे ब्रिज किया? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि उन्मुक्त की प्रोफेशनल लाइफ या उन्मुक्त की लाइफ जर्नी की जो एक चीज़ है ना, ये बहुत रिलेटेबल कहानी है। आप एक महान वंस इन अ जनरेशन क्रिकेटर पे कोई कहानी बनाएं, वो आपको सिर्फ इंस्पायर करेगी, आप उससे रिलेट शायद ना कर पाएं। डेफिनेटली। उन्मुक्त के जो विन्स हैं या उन्मुक्त के जो सेटबैक्स हैं, जो इनके हाइज और लोज हैं, ये आपको अपनी डेली लाइफ के हाइज और लोज से जोड़ के देख सकते हैं। ये एक चीज़ थी जिसका मैंने शुरू से ख्याल रखा कि कहानी बेशक उन्मुक्त की हो, इमोशन ऑडियंस का रिलेटेबल बनेगा उस चीज़ से। जब उन्मुक्त कहीं टूर्नामेंट में आने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप शायद उसको उस बात से जोड़ सके कि आपने कहीं 6-7 राउंड इंटरव्यू दिए थे,
आप उस बात से जोड़ सके कि आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं वो एक विजुअली इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो किस मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं वो आपसे कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है उन्मुक्त, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस टाइम पर ना भूल जाओ कि आप एक क्रिकेटर हो, ठीक है, भूल गए? भूल गए। अच्छा ये भूलना कैसे भूल मुश्किल है। सकते हो? भूलना मुश्किल है, वही मैं उससे भूलना मुश्किल है। ठीक है, इंडिया में जो क्रिकेट लवर्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हमें हर गली गली में, एक एक घर में हमें क्रिकेट फैन दिखेगा, क्रिकेट लवर दिखेगा। लेकिन अगर हम अपने नेशनल स्पोर्ट की बात करें, वो आज तक क्रिकेट क्यों नहीं बन पाया? ये मेरा ना पर्सनली जब से मैं बहुत छोटी हूँ तब से ये सवाल है, क्योंकि मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा उतना डेडिकेटेडली हॉकी देखते हुए टीवी पर के चलो हॉकी का मैच आ रहा है आज हम हॉकी का मैच देखेंगे, पूरी की पूरी फैमिली बैठ के देखेगी। मैंने वो क्रेज़ हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए देखा है इंडिया में। तो क्या लगता है यार, क्या कमी है कि इंडिया में क्रिकेट को ना चाहते हुए भी लोग नेशनल स्पोर्ट मानते फिर भी नहीं बन पाया? आप क्या देखती हैं ज़्यादा, हॉकी की क्रिकेट? नहीं, मैं बॉलीवुड स्टार्स को देखती हूँ फिलहाल। इसका मैं भी आपको जवाब देना चाहूँगा कि एक कंट्री का ना एक स्पोर्टिंग कल्चर होता है। या अगर आप ब्राज़ील को देखिए तो वहाँ जितनी फुटबॉल देखी जाती है कुछ आसपास भी नहीं आता। यूके में क्रिकेट और फुटबॉल दोनों है, मगर फुटबॉल और क्रिकेट की तुलना नहीं की जा सकती जी। पॉपुलैरिटी के मामले में। तो हमारे देश में क्रिकेट का जो एक रिलीजन जैसा पैशन है वो तो बरकरार रहेगा, मगर उसने बाकी स्पोर्ट्स को आगे आने से नहीं रोका। इनफैक्ट मैं 30 साल से ज़्यादा से स्पोर्ट्स देख रहा हूँ। अगर आप देखें तो बाकी स्पोर्ट्स में बिकॉज हम ओलंपिक्स में इतना अच्छा कर रहे हैं और इधर उधर हमारी टीम्स भी जीतती हैं, तो हॉकी को काफ़ी बढ़ावा मिला है ओलंपिक विंस के बाद। 2-3 बार लगातार ओलंपिक्स में हमने बहुत अच्छा करा है। और बैडमिंटन कहिए या अब आप जैवलिन कहिए, तो काफ़ी स्पोर्ट्स ऊपर आ रहे हैं। अगर आप 15 साल के टाइमलाइन में देखें तो बहुत चेंज दिखेगा आपको। जी, व्हाट आर योर थॉट्स कि इंडिया में अभी तक नेशनल स्पोर्ट क्यों नहीं बना क्रिकेट? नहीं देखिए, सी क्रिकेट को जिस ढंग से हम लोग देखते हैं, आई थिंक ये पूरे सब कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जब मैंने ये चीज़ को यूएस में भी देखा है। क्रिकेट को लेके जो एक जुनून है वो इतना ज़्यादा है हर इंडियन में कहें आप या सब कॉन्टिनेंट में, जो मोस्टली कंट्रीज़ में, कि उसका मुकाबला बड़ा मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ प्लस। सी एनीवेज, जैसे राघव ने कहा, आई थिंक मैं सेम सेंटिमेंट्स को बिलीव करता हूँ कि क्रिकेट इस चीज़ को रोक नहीं रहा, बट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स अगर आप देखें जिस ढंग से बाकी स्पोर्ट्स भी ऊपर निखर के आए हैं, उठ के आए, आज की डेट में हमारे पास प्रो कबड्डी लीग है, आज की बाकी स्पोर्ट्स में भी लीग शुरू हो गई हैं, तो ये तो यही कहेगा ना कि सारे स्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं। हाँ, क्रिकेट के लेवल पे शायद ना बढ़ रहे हो, बट बढ़ तो रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं, मैं शायद उस जनरेशन से बिलोंग करता हूं जहां अगर आप अपने माँ बाप को बोलते कि मुझे स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, बेशक क्रिकेटर बनना है, तो शायद थप्पड़ पड़ जाता। आज अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को बोले कि मुझे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो इस बात की इंकरेजमेंट है, एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम पर अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? स्पोर्ट्स में ही जाते? देखिए, पहली बात क्रिकेटर ही होता, क्रिकेट भूलना बड़ा मुश्किल है, और आई मीन क्रिकेट से ही शुरू से लगाव था, तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कहना कि अगर हवा में तो कुछ भी कह सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने बचपन से क्रिकेट खेलना शुरू किया, और मुझे लगता है रादर देन क्रिकेट ने ही मुझे चुना उस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे लगता है बचपन के दिनों में वो जो मेहनत करना, वो सब करना, वो आपको सीख के नहीं आते, वो आपके अंदर जो पैशन आता है वो खुद ही डेवलप होता है, और वो जो एक रिलेशनशिप है वो बड़ी टुगेदर रिलेशनशिप है, इट्स टू वे स्ट्रीट। तो आई थिंक हमेशा से ही मेरे को ऐसा लगता है कि क्रिकेट खेलने के लिए शायद मैं बना हूँ, या क्रिकेट ही सब कुछ है मेरे लिए। मेरी ना अपनी लाइफ में एक उसूल है, आई फॉरगिव बट आई नेवर फॉरगेट। लाइफ में रिजेक्शंस आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते हैं, लेकिन आपके लिए वो आपकी जर्नी है, आपने उस जर्नी को जिया है, आप वो कभी भूल ही नहीं सकते। एक एक दर्द, एक एक पेन, उस टाइम पर जो आपकी मेंटल स्टेट थी वो सिर्फ आपको पता है, और उसके बाद अगर किसी को पता है वो आपको ही फैमिली को पता है। सो जिस टाइम पर ये डॉक्यूमेंट्री बन रही थी उस टाइम पर फैमिलीज़ के क्या इमोशन थे, क्योंकि आप तो उस मोमेंट को अभी भी हर एक सेकेंड जी रहे हो। यू कांट जस्ट टेक इट आउट ऑफ योर माइंड इवन फॉर अ सेकेंड कि वो मेरी जर्नी थी। लेकिन जब घर वालों ने दोबारा से उधर वो सारे इमोशंस चाहिए, तो व्हाट वाज देयर फीलिंग? देखिए, मेरा थोड़ा सोच थोड़ी सी डिफरेंट है इस चीज़ में। जहाँ तक कि घर वालों की बात है, आई एम श्योर कि इट वुड बी टफ फॉर देम, क्योंकि शायद मैं भी अगर बाप होता और मेरा बच्चा इस चीज़ से गुजरता तो मुझे ज़रा दुख होता, क्योंकि वो मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, बट मैं उनका अच्छा चाहता हूँ। तो आई एम श्योर फॉर फैमिलीज इट वुड बी डिफ़िकल्ट, भले वो शायद मुझे डायरेक्टली ना बोलें, बट आई कैन सी इन देयर जिस ढंग से वो उनके इमोशंस के थ्रू या उनके मैसेजेस के थ्रू आई कैन फील दैट। जहाँ तक कि मेरी बात है,
अच्छा भी हुआ लाइफ में और बुरा भी हुआ लाइफ में, बट मैं हमेशा एक समाव मेरा आउटलुक लाइफ को ही लेके ये कि यार मेरे को अगर 5 गलत चीज़ दिखेंगी तो उसमें से अगर एक भी कोई चीज़ सही होगी, आई वुड रादर स्टिक टू दैट एंड कीप फॉलोइंग दैट। वो 5 चीज़ें मैं छोड़ दूंगा। इंसान के अंदर भी मैं ये देखता हूँ, अगर कोई भी किसी से मेरी मुलाकात होती है, उसके अंदर 99 गलत चीज़ें हों, एक अच्छी चीज़ हो, मैं उससे वो चीज़ पकड़ूंगा और फिर आगे बढ़ जाऊँगा। लाइफ में अच्छा भी हुआ, सिलेक्शंस भी हुए, रिजेक्शंस भी हुए, बट अगर मैं उन रिजेक्शंस के पीछे का जो भाव है उसको पकड़ूंगा तो देन आई हमेशा परेशान रहूँगा उस चीज़ को लेके। मैं उस चीज़ का मेरे पास कोई डायरेक्ट आंसर तो है नहीं। द ओनली वे आई कैन इम्प्रूव इज और डू वेल इज़ कि यार मैं अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी करूँ, चीज़ें करूँ। एंड एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, थिंग्स ऑलवेज कीप चेंजिंग, और आपकी सिचुएशंस भी चेंज होते रहती हैं। अगर आप अपने से ट्रू हैं, अपने काम अच्छे से कर रहे हैं, चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, आपकी स्किल बढ़ रही है, बेहतर हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ओपनिंग मिल जाएगी। शायद ऐसी नहीं मिलेगी जो मैंने प्लान किया था, बट ऐसी मिलेगी शायद जो मेरे लिए और अच्छी हो। और मैं हमेशा इस थॉट के साथ जाता हूँ, इसलिए मुझे कभी बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को लेके दुख नहीं है मेरे अंदर ज़्यादा। हाँ, डिसअपॉइंटेड मैं उस समय ज़रूर हुआ हूँ, बट मैं उन चीज़ों से मतलब दे डोंट अफेक्ट मी नाउ एट ऑल। आई फील कि आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का असूल है, आगे ही बढ़ना चाहिए। पीछे मुड़ के अगर आप बार बार देखते रहो, हाँ वो लेसन है जो कि शायद अब मैं उनसे सीख गया हूँ कि हाउ टू डील बेटर विद दो सिचुएशंस। जब वो दोबारा मेरे सामने आएंगी तो आई विल हैव अ बेटर रिप्लाई टू दोज थिंग्स। बट जो भी हो रहा है वो मेरे अंदर हो रहा है, बाहर तो हो नहीं रहा। तो मैं अपने अंदर को जितना अच्छा रखूँगा, जितना शांत रखूँगा, उतना ही मैं बेहतर कर पाऊँगा। अगली बारी वो सिचुएशन मेरे सामने आएगी या अलग ढंग से हैंडल कर पाऊँगा। ठीक है, यू हैव सीन हिज लाइफ वेरी क्लोजली। जब भी हम किसी के साथ बैठे होते हैं ना, आई एम श्योर हम उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान जाते हैं। डू यू थिंक कि जो इतनी अर्ली राइज थी, इतनी अर्ली हाइप थी, वो कहीं ना कहीं इनके करियर पे गलत इम्पैक्ट आ गया या फिर डाउनफॉल हुआ? बहुत ही जल्दी इतना ज़्यादा ग्रो हो जाना कि एक एक इंसान आपको जान रहा है, हर कोई आपके इंटरव्यूज़ लेने के लिए पागल है। मैं जब उन्मुक्त से मिला, उन्मुक्त इंडियन क्रिकेट से रिटायर कर चुके थे। आई मेट अ 29-year-old उन्मुक्त। उनके अंदर विजडम थी, उनके अंदर सीख थी। मैं 19 साल के उन्मुक्त से नहीं मिला, मगर उनके इंटरव्यूज़ मैंने देखे। शायद कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल इम्प्रेशन ये है, आज इस चीज़ को लेके काफ़ी जागरूकता है कि आपका एक्सपोजर किस तरह से होना चाहिए अर्ली सक्सेस के बाद। और ना सिर्फ ये कि पब्लिक को किसी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मतलब उन्मुक्त को ट्रोल करा गया था, ट्रोलिंग एक वर्ड से पहले, जब ये आउट हुए ब्रेटली की बॉल पे। आप सोचिए अगर आज तक लोग उस चीज़ को याद करके कमेंट्स लिख रहे हैं फिल्म के प्रमोशंस में, इनके चैट में, तो ये तो ट्रोलिंग कहाँ से शुरू हो गई थी। अब आप देखिए 20 साल के लड़के को वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड फर्स्ट बॉल पे आउट कर दे और वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए, तो उसका मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा आपकी। और ये बात है बिफोर मेंटल हेल्थ बिकेम अ टॉपिक टू टॉक अबाउट। इसका फ्लिप साइड ये भी है कि हाँ, जब ये जीत के आए थे तो इतने एड्स, इतनी मीडिया अपीयरेंस थी इतने शॉर्ट टाइम में। शायद अगर एक बेटर मैनेजमेंट एजेंसी आसपास होती तो वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखते हैं चीज़ों से। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है उस 19 साल के बच्चे के साथ, मगर जो मैं देख रहा हूँ तो पैटर्न तो वो दिख रहा है कि जल्दी एक्सपोजर आया और फिर एक बहुत शॉकिंग रियलाइजेशन आई। मगर जो काबिल तारीफ है कि उन्मुक्त ने उन सब चीज़ों से सीख ली और वो आपको फिल्म में देखने को मिलता है। उन्मुक्त, आपके क्या व्यूज़ है, इतना अर्ली राइज वो इफेक्ट किया? यार देखिए, अगेन मेरा तो ये मानना है और मैंने तो हमेशा सिर्फ यही सोचा है, अगर मैं वापस भी देखूँ मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे कि लोग कहते हैं ना कि यार वो लड़का बहुत ज़्यादा पार्टीज करता है, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि आपको दिखती हैं। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ के कुछ और काम किया हो। मेरी प्रैक्टिस, अगर आप मेरे कोचेस से भी पूछेंगे जो कि मेरे साथ उस समय से अभी तक रहे हैं, प्रैक्टिस मेरी हमेशा सबसे ज़्यादा रही है। फिटनेस के मामले में मैं हमेशा सबसे टॉप पे रहा हूँ। जो चीज़ें मैं कर सकता था, जो एज अ क्रिकेटर मुझे करनी चाहिए, उन सब में मैंने कोशिश ये की है कि सबसे ज़्यादा करनी है, सबसे अच्छी करनी है, सबसे ऊपर, क्योंकि मेरे को सबसे आगे बढ़ना है। परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे फिर भी हो सकती हैं आपकी, लेकिन इस चीज़ को कहना कि क्योंकि बाकी सारी चीज़ें मेरे से अटैच हो गई थी तो उसके चक्कर में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आ गई, ये आ गया, ये एक बहुत ही पब्लिक व्यू है विच आई स्टिल डोंट एग्री, क्योंकि मुझे अंदर से पता है कि यार ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो ये मेरा व्यू है इस चीज़ को लेके और यही कहना चाहूँगा।
मैं अपने आर्टिस्ट को कभी भी हाइप करना नहीं भूलती और इसी के साथ मैं ये इंटरव्यू एंड भी करना चाहूँगी। ट्रोलिंग की बात हुई, लेकिन मैं एक कमेंट का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। I still remember him playing against Australia in the final in under 19, smashing huge six, batted till the end, made us feel proud, always wanted to be like him. Still, no matter what he has achieved or not, will always be a big fan. वाओ, सो नाइस, सो स्वीट। और देखिए मुझे भी ये लगता है कभी कभार कि जो आई मीन अगेन नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ या वो, बट जो लोग आपको असली में फॉलो करते हैं, राइट, जो आपको बहुत डीपली फॉलो करते हैं, वो आपको आपकी परफॉर्मेंसेस ज़्यादा देखते हैं और उनको वो चीज़ें दिखती हैं। तो मुझे अपने जस्टिफिकेशन में कुछ बोलने के लिए आई डोंट, इसलिए मैं किसी को ब्लेम ही नहीं करता ओपनली, बिकॉज आई फील कि यार उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। और मुझे लगता है कि किसी को किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करना इज साइन ऑफ वीकनेस ऑल्सो, क्योंकि मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों किसके सामने प्रूव करना है अपने आप को, राइट। मेरी असली लड़ाई तो अपने साथ ही है, मैं अपने साथ ही सारा समय बिताता हूँ, राइट, और मुझे खुद में सुधार करने हैं। तो शायद जो ट्रू फैन होते हैं वो आपकी ना, आपको आपकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा या आप जो दिख रहे हो उससे ज़्यादा पहचान लेते हैं। एंड दैट वाज सच अ लवली मैसेज फ्रॉम दिस fan. पर्सन। या आप ही के ट्रेलर के नीचे का कमेंट है। सो ऑल थैंक्स टू यू कि आपने ये स्टोरी दिखाई लोगों को और लोगों ने एक बार फिर से ये नाम लिया जो कुछ टाइम के लिए भूल गए थे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिल्ली बिकॉज दिस वाज मच नीडेड। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।